करते हैं तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा और सत्तू का स्वाद जुबान पे आ ही जाता है। बिहार विधानसभा 2020 का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ मैदान में, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव किस तरीके से लगे, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता इस बार वोट देने जाएगी, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो पार्टियों में इस बार हावी, हम आपको आज से इस चीज की शुरुआत करते हैं, मुद्दे की बात हमारे कार्यक्रम की आज से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बिहार चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट हर दिन आपको देंगे और तब तक बताएंगे जब तक बिहार की जनता अपने लिए कोई बेहतर प्रतिनिधित्व, अपने लिए कोई बेहतर नेता नहीं चुन लेती। तो आज के मुद्दे की बात की शुरुआत हम राजनीतिक विशेषज्ञ रत्नेश मिश्रा जी के साथ करेंगे, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की जब हम बात करते हैं या बिहार चुनाव की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा या सत्तू या फिर बिहारी भाषा तो सामने आ ही जाती है। तो ऐसे में इस सवाल की, सबसे पहले सवाल की शुरुआत मैं बिहारी भाषा में करूँगी, हालांकि मुझे उतनी अच्छी बिहारी आती नहीं है, लेकिन फिर भी कि इस बार बिहार में कौन बा सबसे आगे? आप देखिए, अगर आप ये पूछते हैं कि इस बार बिहार में कौन बा, तो कहीं ना कहीं इस बार बिहार का जो चुनाव है वो एक अलग रंग रूप में दिखने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के पहले दलितों के एक बहुत बड़े चेहरे रामविलास पासवान जी का देहावसान हो चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व जो है एक नए युवा के हाथों में आ चुका है, चिराग पासवान के हाथों में आ चुका है। चिराग पासवान कहीं ना कहीं ये देखिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बिगुल बजाते रहे हैं और नीतीश कुमार का उन्होंने खुल के विरोध किया है। ठीक, बार बार वो कहते रहे कि नीतीश जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता है, विकास नहीं हो पा रहा है, गुंडागर्दी चरम पे है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बार दिखाएंगी कि एक दलित चेहरे के जाने के बाद जो बिहार का दलित वर्ग का जो वोट बैंक है वो किसे, क्या वो किसी अन्य को चुनेगा या रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी को अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं। रोजगार और कहिए युवा एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में अगर वोट देने जाए तो। ऐसे में पुष्पम प्रिया भी मैदान में है, चिराग पासवान भी मैदान में, क्या कहेंगे इस बार रोजगार या युवा जो है वो सबसे ज़्यादा हावी है? देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में एक शब्द मैं यूज करूंगा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार है वहाँ पर राजनीतिक जागरूकता बहुत अच्छी है। पुष्पम प्रिया एक युवा चेहरा है, एक पढ़ा लिखा चेहरा है, लेकिन राजनीति का एक बहुत बड़ा नियम होता है, वो भी लोकतंत्र में। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा नियम है कि जिसके साथ जितने ज़्यादा सर दिखेंगे वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो पुष्पम प्रिया जी एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया जी का अभी राजनीतिक आधार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता अभी एक नए नवेले खिलाड़ी के ऊपर दांव लगाने जाएगी। बिल्कुल, बिहार में जब चुनाव आता तो कहीं ना कहीं लगता है एक पर्व सा है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव कितना अलग है क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार है वहाँ पे। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव कितना ज़्यादा अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि कोरोना महामारी से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक मुद्दा बहुत हावी था। देखिए, अगर आप मेरे विचारों में जानना चाहती हैं तो मैं जहाँ तक चाहूँगा इस बार 3 बहुत बड़े मुद्दे निकल कर आएंगे जो बिहार चुनाव को प्रभावित करेंगे। पहला है कि कोरोना काल में देखा हमने कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी एकदम ध्वस्त हो गई। बिल्कुल। लास्ट ईयर 2019 में इंसेफ्लाइटिस से वहाँ पर 143 बच्चों की मौत हुई, उनको ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार में वो चरमरा चुकी है। क्या आने वाली सरकार जिसको भी हम चुनते हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बना पाएगी? दूसरा सबसे बड़ा एक मुद्दा है, हम जब बिहार को देखते हैं तो बिहार का नाम सुनने के बाद हमारे सामने एक छवि आती है बाहुबलियों की। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों में बाहुबलियों की नाम सुनकर आप देखेंगे तो आपको रामाधीर सिंह का नाम आएगा। आप कहीं ना कहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक चित्र आता है आपके सामने, कहीं ना कहीं आपको श्री प्रकाश शुक्ला का दिन याद आता है जब पूर्वांचल में बाहुबलियों के वो करते। वर्तमान में भी बाहुबलियों का बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा वर्चस्व है। और क्या आने वाली सरकार, जैसे कि आप जो कहते हैं, हमने नीतीश कुमार जी को 15 सालों में देखा, 15 सालों में तो मुझे नहीं लगता है कहीं कुछ बहुत ज़्यादा बदला है। तो आने वाली सरकार चाहे वो आरजेडी के महागठबंधन की आती है या बिहार है, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ भी अप्रत्याशित, महागठबंधन भी हावी है इस बार। अब कह सकते हैं क्योंकि लालू जी की जमानत हो चुकी है, वो आ चुके हैं और एक पुराना राजनीतिक खिलाड़ी जब मैदान में आ जाता है वो तो कहते हैं ना कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो जंगल में राज करता ही करता है। तो कहीं ना कहीं लालू जी की जमानत के बाद आरजेडी मजबूत हुई है। अच्छा, पार्टियों से इतर जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये सवाल है कि बिहार में विकास बहुत धीमी गति से है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले या रोजगार की बात कर ले। देखिए, मैं इसका एक बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब आपको दूंगा, वो ये है कि
बिहार और उसके साथ साथ मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा। इन दोनों क्षेत्रों में मामला क्या है कि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बहुत तेज़ होता है। तो जैसे मान लीजिए एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग 10-10 हज़ार कमाते हैं, और एक परिवार में 15 लोग हैं और 5 लोग 10-10 हज़ार कमाते हैं, तो लोग तो भले ज़्यादा हैं लेकिन कमाई कम है। तो वही हालात यूपी और बिहार में है। इसका एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं उपचार हो सकता है, ये हो सकता है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण का कानून पास करे। जब तक आप यूपी बिहार की जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहेगा और इसका कोई भी क्या कहते हैं आप जुगाड़ू तो उपचार निकाल देंगे, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज इसका नहीं निकल के आ पाएगा। लेकिन रत्नेश जी, हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टियां यही आती कि हम रोजगार दिलाएंगे, हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, हम शिक्षा अच्छी करेंगे, हम वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अच्छी करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। महिलाएं इस बार काफ़ी ज़्यादा आगे हैं अगर चुनाव की बात की जाए। देखिए बिहार में एक हमने देखा है, बलिया में, उत्तर प्रदेश के बिहार से सटता हुआ जिला है, वहाँ पर एक कांग्रेस की नेता के साथ कैसा व्यवहार किया गया। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार, सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, महिला सुरक्षा हमारे लिए बहुत नया इशू नहीं है, बहुत पुराना इशू है। कोई भी सरकार हो वो महिलाओं को कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल करती है, उनको दरकिनार करती है। इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदार हमारी सामाजिक व्यवस्था है। जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हम संवैधानिक तौर पर उनकी सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जनता को एक सामाजिक ढांचे से भी निकल कर आना होगा। जनता को जाति, धर्म, अपनी बिरादरी का, दूसरी बिरादरी का, इसको देखकर, इसको जब आप नज़रअंदाज करते हुए एक पढ़ा लिखा वर्ग आप जब चुनकर भेजेंगे तो पढ़ा लिखा वर्ग ही महिलाओं की सुरक्षा की ज़्यादा बात कर सकता है। महिलाओं के साथ साथ जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, बहुत बड़ा फैक्टर निकल के सामने आता है जब चुनाव आते हैं। देखिए, अब जाति तो पूरे के पूरे उत्तरी भारत में एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव का, लेकिन कहीं ना कहीं जब से युवाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ रहा है तब से कहीं ना कहीं जाति थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रही है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में आप मान सकते हैं थोड़ा बहुत जाति का प्रभाव होगा, आगे आने वाले चुनाव में जाति कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह जाएगी। लेकिन हमेशा से बिहार में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, चाहे वो दलितों की बात करें या कायस्थ की बात करें, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी इस बार जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, मैंने फिर आपको कहा कि जो युवा आता है चुनाव में वो कहीं ना कहीं एक पढ़ा लिखा बौद्धिक वर्ग से आता है, पढ़े लिखे वर्ग से आता है, तो उसके लिए जाति बहुत मायने नहीं रखती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो जाति अभी तुरंत तो नहीं कमज़ोर होगी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा आगे आने वाले चुनाव में जाति कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह जाएगा। लेकिन इस बार जनता किन मुद्दों के साथ जा रही है वोट देने, क्योंकि 3 चरणों में चुनाव है और ऐसे में जनता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक बिहार का लड़का जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा चेहरा बनता है, कहीं ना कहीं बिहार की अस्मिता उस लड़के के साथ जुड़ी हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ी हुई थी और लोगों का एक भावनात्मक संबंध था। तो सुशांत सिंह राजपूत पे जिस तरह से वर्तमान की बिहार सरकार ने एक्शन लिया है, वहाँ के डीजीपी गए, वहाँ के एक आईपीएस ऑफिसर को मुंबई में क्वारंटीन कर दिया गया तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा फैक्टर बनेंगे बिहार के चुनाव में। लेकिन अगर बाढ़ की बात की जाए, बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार हमेशा ये कहते हैं कि हाँ हम सुधार करेंगे, हम सुधार करेंगे। इस बार भी जब बाढ़ आए तो उनका यही बयान था कि हम देख रहे हैं, हम सुधार करेंगे। लेकिन बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है बिहार में और वो थमने का नाम नहीं ले रहा, मतलब वो उसमें कुछ सुधार नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, बिहार जो है वो नदियों से एक परिपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं और ऐसी नदियाँ हैं जो चलते चलते अपना मार्ग बदल लेती है। बूढ़ी गंडक हो गई, ठीक है, उसके बाद में सोन हो गई और गंगा हो गई, तो ये घाघरा हो गई। तो देखिए, इनका अभी दीर्घकालिक स्तर पर कोई हमें इसका उपचार सोचना होगा, कोई पॉलिसी लानी होगी हमें, ताकि हम नदियों पर जो भी प्रवाह है उसका प्रबंधन कर सकें और नदियों को विकास के क्या कहते हैं उपकरण के रूप में लाया जा सके, विनाश के तौर पर नहीं। ठीक, तो सरकार को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बांधों के निर्माण पर और नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने पर ज़्यादा काम करना चाहिए, बयानबाजी करने के अलावा। लेकिन अगर मुद्दों से इतर की बात करें तो पार्टियों को लेकर, क्योंकि एनडीए जो है पिछले 15 साल से है और ऐसे में एनडीए के क्या वही पुराने मुद्दे होंगे, क्या कुछ नए मुद्दे लेकर वो सामने आएगी? आरजेडी किस महागठबंधन जो है वो किस तरीके से मुद्दे को लेकर सामने आ रही, क्योंकि एनडीए को देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस स्टार प्रचारक है वहाँ के। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यह है कि बिहार के चुनाव को बिहार की अस्मिता के साथ जोड़कर देखा जाता है।
पहली बात तो ये कि एनडीए किसी को भी ले आए, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से इतनी जागरूक है कि वो किसी बाहरी को नहीं करेगी। दूसरा सबसे बड़ा रहा नीतीश कुमार का एक जो चेहरा विकास पुरुष का था, वो कहीं ना कहीं पिछले 15 सालों में बेनकाब हो चुका है। अगर कम हुआ है वहाँ पर, कम हुआ है उनका विकास जो दिखा नहीं। तो देखिए कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास जब तमाम सारे विकल्प होते हैं और सारे विकल्प बुरे होते हैं, तो हमें ये चुनना होता है कि सबसे कम बुरा कौन सा है। तो नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के लिए सबसे कम बुरे वाले विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प मेरी निगाहों में आम आदमी पार्टी बन सकती है अगर वो वहाँ के चुनाव में भाग लेती है तो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली की बिहार का एक बहुत बड़ा जनसंख्या का भाग दिल्ली में रहता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो उन्होंने सोशल वेलफेयर की चीज़ें चलाई हैं, जैसे बिजली मुफ्त कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया, एजुकेशन मुफ्त कर दी, मेडिसिन मुफ्त कर दी, तो ये सारी चीज़ें अगर बिहार में ये पॉलिसी लेके जाती है तो आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प हो सकती है इनके वहाँ पे आम आदमी पार्टी का अच्छा विकल्प हो सकती है। महागठबंधन के बारे में क्या राय है? देखिए महागठबंधन तो अब एक देख लीजिए, मैं एक कोड करूँगा, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं, ठीक है, उनका एक कोड है कि जब कई सारे बेईमान लोग एक साथ इकट्ठा आके एक बेईमान का विरोध करने लगे, तो आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि उस एक बेईमान को चुन लीजिएगा 1000 बेईमानों को चुनने की अपेक्षा। तो महागठबंधन मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। और ऐसे में आज एक खबर भी सामने आई सर कि सुशील मोदी जो है उन्होंने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की संपत्ति पर भी सवाल उठाया है कि बिना नौकरी के, बिना व्यवसाय के इतने करोड़ों की संपत्ति आई कहाँ से। तो चुनाव में कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी। देखिए राजनेताओं के बेटे कैसे कमाते हैं और राजनेता कैसे कमाते हैं, ये पूरे भारत की जनता से किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक। हम सारे लोग जानते हैं, बोले कोई ना। लालू प्रसाद यादव की आधे से ज़्यादा क्या 100% जो उनकी संपत्ति वो सारी भ्रष्टाचार की है, ठीक। एक राजनेता की, एक विधायक की, एक एमपी की और एक सीएम की सैलरी कितनी होती है आप निकाल के देख लीजिए। क्या उस सैलरी पाते हुए इतनी संपत्ति बना पाना अगर पॉसिबल है तो उनकी संपत्ति जायज़ है, अगर पॉसिबल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, बिहार में अगर दलितों की बात करें तो रामविलास पासवान का कहीं ना कहीं बिहार से एक पुराना नाता, एक वर्चस्व है वहाँ पे दलितों को लेकर, लेकिन अब चिराग पासवान सामने है, क्या कहेंगे? देखिए चिराग पासवान जी को साहनी एक कोई वीआईपी पार्टी के हैं, उन्होंने भी एंट्री मारी है बिहार की पॉलिटिक्स में। मुझे लगता है कि वो मल्लाह जाति से आते हैं और वो भी दलित जाति से आते हैं, तो कहीं ना कहीं सहनी जी से उनको क्या कहते हैं चुनौती मिल सकती है, मुकेश सहनी से एक चुनौती मिल सकती है उन्हें। लेकिन ये चुनौती उतनी प्रभाव वीआईपी पार्टी से इतनी चुनौती उतना मायने नहीं रखती, क्योंकि चिराग पासवान एक इस्टेब्लिश्ड फेस है दलितों का बिहार में, जबकि सहनी को अभी एक इस्टेब्लिश्ड फेस बनने में टाइम लगेगा। युवा में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि चिराग पासवान इस बार मैदान में। देखिए युवा तो युवा होता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है। चिराग पासवान जी जिस तरह से पार्लियामेंट में बोलते हैं या जिस तरह से वो युवाओं का पक्ष रखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं युवा वर्ग तो उनके प्रभाव में है। अच्छा, नीतीश कुमार से वो अलग हो के अपनी खुद की पार्टी उनकी बनी है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए वो जीत जाएंगे चुनाव? देखिए अब लोजपा का कहीं ना कहीं दलितों में तो अच्छी पकड़ है लोजपा की। रामविलास पासवान जी के देहावसान का एक पॉलिटिकल फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है कि सिंपैथी जो है वो बिहार के लोगों की जा सकती है चिराग के साथ, और चिराग उसका माना भी जा रहा है कि सिंपैथी जो है वो जा सकती है। हाँ, वो चिराग के साथ जा सकती है और चिराग को इसका राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता है। कायस्थ भी रत्नेश जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पर, जहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जो थे अब उनके बेटे हैं और उनके ऑपोजिट जो है पुष्पम प्रिया, क्या कहेंगे? दोनों युवा हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं पुष्पम प्रिया जी तो मैंने सुना है कि लंदन से पढ़ के आई हैं, तो अब आप लंदन में पढ़े हैं तो बिहार की हवा को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जबकि शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे भी तो खैर नए हैं सर। नहीं नए हैं, लेकिन उनका बिहार से अभी तक जुड़ाव बना रहा है। और दूसरा पुष्पम प्रिया चौधरी जी का जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, मुझे नहीं लगता इसके पहले मैंने बिहार में उनके परिवार का कोई नाम सुना हो, जबकि एक सेलिब्रिटी के बेटे होने का फ़ायदा तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। कहीं सेलिब्रिटी के बेटे होने का फ़ायदा मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने हमारी जो जनता है, जो व्यूवर्स है, उनको वो 5 मुद्दे बताएं जो इस बार बिहार की जनता लेकर जाएगी वोट देने। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो पहला होगा स्वास्थ्य सेवाओं की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था जो बिहार की, जो भी नई सरकार आती है उसको चुने। दूसरा, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जो बाहुबली हैं, ठीक, क्या बाहुबलियों के चंगुल से आने वाली नई सरकार बिहार की जनता को मुक्त करा पाएगी? तीसरा, महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व देंगे आप, ठीक है, सरकार में या वोटिंग परसेंटेज में, ठीक। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा, बिहार में
जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ के लोग जो शिक्षित हैं वो तो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, लेकिन जो अशिक्षित है उनके पास शिक्षा के कोई स्रोत ही नहीं। तो एजुकेशन पे सरकार क्या करने वाली है, ठीक है। चौथा मुद्दा सबसे बड़ा कि महिलाओं की सुरक्षा जो है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और महिलाओं की सुरक्षा पे सरकार क्या कानून बनाएगी नए, ठीक है, क्या बिहार की पुलिस अपनी उस दबंगई वाली छवि से बाहर निकल पाएगी। ये 4-5 मुद्दे मेरे मुताबिक है जिन्हें लेकर इस बार बिहार की जनता चुनाव में वोट करने जा रही है। तो ये 5 मुद्दे हैं जो रत्नेश जी ने बताया कि शायद ये बिहार की जनता जो है इस बार चुनाव के लिए जाएगी वोट देने। सभी पार्टियां इस बार मैदान में और ऐसे में पूरी तरीके से तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव की। 3 चरणों में चुनाव होना। हम आपको हर दिन पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या खलबली मची, क्या दिलचस्प मोड़ आया है, हम आपको हर दिन जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए मुद्दे की बात में।